Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss the current topic which we are discussing, and the topic is area bounded by curve. Sometimes we have given a curve and a straight line and two boundary lines, and tell me, find out the area of the region bounded by a single curve, comma x-axis and the boundary line. And sometimes there is a question in which two curves are given, and we have to find out the area bounded by these two curves and the given boundary line. So the second one, we are going to discuss the second one, means we have to give two different curves and we have to find the area bounded by these two curves. Clear? So आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, मतलब इससे पहले जो भी डिस्कस किया मैंने वो सिंगल कर्व था. अभी क्या है, आपका कर्व जो है दो को दिया हुआ है, और तब उस सिचुएशन में जो भी रीजन बाउंडेड होंगे वो दोनों कर्व और बाउंड्री लाइन से, उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है. तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ यहाँ लिख रखा है और मैं वो आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कि क्या मैंने लिखा है और क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ. क्लियर? तो आप देख सकते हैं, लेट अस कंसीडर टू कर्व्स. मैंने दो कर्व लिया. हमेशा जब भी हम लोग को कर्व मानना रहता है तो y इक्वल टू एफ एक्स ही मानते हैं, और कोई एक कर्व और लेना है तो y इक्वल टू जी एक्स मानिए. तो मैंने दो कर्व लिया, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स. दोनों कर्व जो है आपका ए और बी जो क्लोज इंटरवल एक्चुअली जो बाउंड्री लाइन बनाने वाला है, उसी बाउंड्री लाइन के बीच में वो क्या होगा, डिफाइंड है, मतलब उसका डोमेन हो गया. और साथ ही साथ ये भी कहा कि कंटिन्यूअस भी, मतलब कहीं ग्राफ जो है ब्रेक वगैरह नहीं किया है, आपका कंटिन्यूअस ग्राफ है उस रेंज में. तब कहता है पहला केस, आप देख सकते हैं ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पर दो कर्व, एक कर्व ऐसे खींचे y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स जो है उसके बिलो में खींचे हैं y इक्वल टू जी एक्स, और ये दो बाउंड्री लाइन. आप ही बताइए दोनों कर्व और ये बाउंड्री लाइन, यही ना रीजन है, सेंट्रल रीजन, जिसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है. तो फिलहाल जो ये सेंट्रल रीजन है इसको हम लोग ए इंडिकेट करेंगे. आप ही बताइए, अगर हमको ये एरिया, अगर मान लो सपोज है ये जी एक्स नहीं रहा, ठीक है, अगर ये जी एक्स नहीं रहा तो एरिया कितना निकलता, एफ एक्स क्योंकि पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो सीधे हो जाता है एरिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी. उस केस में यहां से यहां तक का रीजन आ जाता है. ये पूरा जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना एक्सिस के ऊपर, वो भी रीजन आ जाता है. लेकिन हमको पता है कि हमको इस सेंटर रीजन का एरिया चाहिए. इसका मतलब ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसका एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मतलब एफ एक्स के द्वारा जो एरिया आएगा, उस एरिया में जी एक्स के द्वारा जो एरिया आएगा उसको हम माइनस कर देंगे. तो सीधा सीधी बात है, हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी. ये मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा, उसमें हम माइनस करते जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉड जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी. क्लियर? चलिए तो देखते क्या है कि दोनों ही एफ एक्स और जी एक्स जो है खुद एक्स एक्सिस के ऊपर है, और हमको पता है मॉडुलस कि कोई भी y का टर्म अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो उस केस में y पॉजिटिव हो जाता है. तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉड दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आराम से हम मॉड हटा सकते हैं. तो जैसे ही मॉड हटाया तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी, और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी. अब क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब दो इंटीग्रेशन में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है और उसको आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक ही इंटीग्रल साइन में आप वो लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ क्या किया, सेम इंटीग्रल साइन में लिख दिया, एफ एक्स माइनस जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया. तो ये जो है ये आपको जब भी देगा, ये जो सेंटर रीजन है उसी का ये एरिया प्रोवाइड कर रहा है. तो सीधा सीधी बात है, कितना आंसर हो गया, एरिया इज इक्वल टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाउंड्री लाइन ए से बी, तो लिमिट हो जाएगी इसकी. ठीक है? अब चलिए ये दूसरा केस आपको दिखाई पड़ रहा है. इस केस में मैंने क्या किया कि दोनों ही कर्व को एक्स एक्सिस के ऊपर रखा. अब मैं चाहता हूं कि एक कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर रहे और दूसरा कर्व जो है एक्स एक्सिस के नीचे रहे, और हम तब देखना चाहते हैं कि एक्चुअली होता क्या है. ठीक है? तो आप देख सकते हो इस केस में जब हम एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन लेंगे मॉड लगा के, तो यहां से यहां तक का एरिया आएगा, ये वाला पोर्शन, और जब जी एक्स का मॉड लगा के एरिया लेंगे तो यहां से यहां तक का एरिया आएगा.
इसका मतलब इतना एरिया प्लस इतना एरिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन का एरिया है। मतलब यहाँ अगर हमको एरिया लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा, इधर आपको दिख रही है, ओके, मैं कैमरा को इधर फेस कर देता हूँ, सकते हैं आप, ये देख लो, हाँ चलो ठीक है, ये देखो, तो यहाँ जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी, मतलब ये वाला लिखना है, फिर प्लस, क्योंकि हमको इसको ऐड करना पड़ेगा तो टोटल आएगा, तो यहाँ प्लस का साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स का मॉड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी, ये बॉडी लाइन ए से बी है तो ए से बी है। अब देखिए, क्योंकि इस केस में एफ एक्स पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जैसे ही मॉड हटाया तो क्या हो गया, पॉजिटिव साइन आ गया। लेकिन क्योंकि जी एक्स आपका नेगेटिव है, देखो यहाँ जी एक्स जो है एक्स एक्सिस के बिलो है, तो जैसे ही मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। तो अल्टीमेटली फिर देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, तो क्यों ना हम एक ही इंटीग्रल साइन में लिख दें, तो हो जाएगा a टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। मतलब इससे पहले वाला भी केस में क्या हुआ, वही एरिया आया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट a टू बी। सेकेंड केस में लिए तभी मेरा यही आंसर आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट a टू बी। अब हम थर्ड केस देख रहे हैं। पहला केस क्या था कि दोनों ही कर्व आपका एक्स एक्सिस के ऊपर था। दूसरा केस क्या है कि एक कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, दूसरा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया का जो फॉर्मूला है वो सेम है। थर्ड केस देखो, तीसरा केस क्या दिख रहा है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, दोनों कर्व इस बार एक्स एक्सिस के बिलो ट्रेस किया गया, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स। इस बार देखिए, जब हम जी एक्स का मॉड लगाकर डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होगा, एक्स एक्सिस तक एरिया आ रहा है, पता होना चाहिए, लेकिन ये व्हाइट पोर्शन तो मेरा डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब जब हम एफ एक्स में मॉड लगा के एरिया निकालेंगे तो ये व्हाइट वाला पोर्शन का एरिया आएगा, तो जी एक्स वाले एरिया में एफ एक्स वाले को घटाना पड़ेगा। तो देखो क्या है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स का मॉड डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए टू बी माइनस, इस बार माइनस करेंगे एफ एक्स वाला एरिया, तो माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी। अब क्योंकि दोनों कर्व एक्स एक्सिस के बिलो है, मतलब दोनों नेगेटिव है, जैसे ही मॉड हटेगा तो फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे ही मॉड हटा माइनस आ गया, और जैसे ही यहाँ से मॉड हटा तो माइनस आ गया, तो ऑलरेडी माइनस है, फिर माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली फिर हम देखिए दोनों का इंटीग्रल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, तो एक ही इंटीग्रल साइन में लिखेंगे, तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट। मतलब तीनों ही केस में आपने क्या देखा कि आंसर जो आ रहा है एरिया का वो आ रहा है एफ एक्स माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट ए टू बी। मतलब व्हाट एवर बी द पोजीशन, चाहे वो दोनों एक्सिस के चाहे वो दोनों एक्सिस के ऊपर हो, चाहे वो एक ऊपर हो एक नीचे हो, चाहे एक कर्व दोनों कर्व एक्सिस के बिलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एरिया आपका वही आ रहा है जो हमेशा आता रहता है। बट एक चीज जो है यहाँ पर सोचने की बात है, एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? तो एफ एक्स जो कर्व है वो हमेशा जी एक्स के ऊपर, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है तीनों केस में कि एफ एक्स आपका जी एक्स के नीचे आ गया। तीनों ही केस में एक बात कॉमन है कि एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ऊपर है। तब जाकर के उस केस में क्या आ रहा है, आपका जो एरिया आ रहा है वो हमेशा आ रहा है एफ एक्स माइनस जी एक्स, इंटीग्रेशन करना है with respect to x over the limit a to b. So this is the common portion and यही इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये दो कर्व से घिरा हुआ रीजन का एरिया है जो कि आप बखूबी आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं इन तीनों केस का कंक्लूजन कर देता हूँ। कंक्लूजन क्या निकला तो उधर मैं लिख रखा हूँ, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका। ये देखो आप, ये मैंने कंक्लूजन लिख रखा है। कंक्लूजन क्या है कि हेंस एरिया बॉन्डेड बाय कर्व, देख सकते हो आप लेफ्ट साइड, लेफ्ट में कॉर्नर में कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो कंक्लूजन क्या है, द एरिया बॉन्डेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जी एक्स एंड द बाउंड्री लाइन x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी इज ऑलवेज, हमेशा कितना होगा जी, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x प्रोवाइडेड, लेकिन एक बात यहाँ गौर किया हुआ है, प्रोवाइडेड एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी क्लोज इंटरवल, ठीक है। मतलब इतना क्लियर है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से हमेशा बड़ा होगा, तभी जाके ये एरिया होगा ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है, तभी ये एरिया प्रोवाइड करेगा। fx हमेशा gx के ऊपर होगा, तभी ये इंटीग्रेशन का जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये आपको एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व को प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक बात और लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, नीचे में लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ ग्राफ्स आर इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब पोजीशन ऑफ ग्राफ जो है मायने नहीं रखता है कि दोनों ग्राफ एक्सिस के ऊपर है या एक ग्राफ ऊपर है एक ग्राफ नीचे है या दोनों नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट आपका तीनों ही केस में आप देख चुके हैं, तीनों ही केस में आपका रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है। इसलिए एक बात तो क्लियर हो गया कि जब भी हमको किसी दो कर्व के द्वारा एरिया निकालना हो बाउंडेड रीजन का, तो हमेशा हम लोग अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ही करेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लोअर कर्व में हमेशा कर्व ही हो, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, अपर कर्व की जगह पे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा फॉर्मूला यही लगेगा, कर्व चाहे कर्व रहे या स्ट्रेट लाइन रहे, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि दो कर्व से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और अब तक जितने सारे भी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं किसमें, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में, वो सब हम यूज करेंगे। थ्योरी में क्या क्या पढ़ लिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक क्या क्या पढ़ लिए थ्योरी में हम लोग, तो थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, जो कि हम लोग डेफिनेट में ही पढ़ लिए थे कि कभी भी एरिया जब हम निकालते हैं तो हमेशा फंक्शंस को मॉड में लेते हैं। याद रखिए, फंक्शंस का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना जो है बहुत जरूरी है। यही वो चीज़ है जो कि एरिया प्रोवाइड करेगा। अगर आप भूल गए तो आपसे मिस्टेक हो गया, सोचिए, ठीक है। बाद में भले ही मॉड हट जाए और कोई फर्क न पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मॉड लिखना ही लिखना है। दिस इज द की पॉइंट एंड दिस इज द मैंडेटरी पॉइंट टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा, आपको जो भी कर्व दिया हुआ रहेगा उसका आपको ग्राफ खींचने आना चाहिए। अगर वो नॉन कर्व है तो आप जान रहे हैं, अगर अननोन कर्व है, जनरल टाइप का कर्व है, वो भी कैसे खींचा जाता है वो भी मैंने आपको बताया। तो आपको डरने की बात नहीं है, जो भी कर्व रहेगा उसको ट्रेस कीजिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखिए कि आपको उस जो भी आपने कर्व खींचा है उसमें कौन सा रीजन जो है वो आपका रिक्वायर्ड रीजन है जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। उस पोर्शन को आपको सेट करना पड़ेगा या उस पोर्शन को हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब इतना कर लीजिएगा तब जाकर के एरिया कैसे निकाला जाता है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूं। और एक एक करके जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि एरिया का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है और कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो कि आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं और आप देखोगे, फील करोगे कि क्वेश्चंस एरिया का कैसे बनता है। और इतना मान के चलो कि एग्जाम में आपका एरिया का क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा आपका जिसको आपको बनाना है और बहुत सिंपल है, इजी वे पे बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा, एंजॉय किया, उसी तरह आपने डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा, एंजॉय किया, उसी तरह आप एरिया भी पढ़ेंगे और एंजॉय ही करेंगे, इट्स माय गारंटी। क्लियर? चलिए आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। ओके, हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चंस अरेंज होता है वो एरिया का, वो है सर्किल का एरिया। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी सर्किल का रेडियस r है तो एरिया हो जाता है पाई r का स्क्वायर। लेकिन कभी हमने ये इच्छा नहीं जताई कि आखिर वो एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व में कि किसी भी कर्व का एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसका नाम ही है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो हमको पता है रेडियस a है तो एरिया पाई a का स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे निकलता है, यही चीज़ तो हम लोग को एरिया में निकालना है, यही चीज़ तो एरिया में फाइंड आउट करना है। तो देखो 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप में आपका काम होगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जो भी कर्व दिया हुआ रहेगा वहाँ से आपको मॉड fx निकालना है। आपको पता है कि y को ही हम लोग fx बोलते हैं, तो अगर हम बोलेंगे मॉड fx निकालना है मतलब मॉड y निकालना है, सीधा सीधी बात। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको y मॉड y चाहिए, यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड y हो जाता है, ऐसा हम लोग पहले भी
पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स हो जाता है, उसी तरह वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ वाई हो जाता है। क्लियर? तो मॉड वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक नंबर हो गया, ये मेरा पहला स्टेप। मतलब जो भी कर्व दिया हुआ रहेगा उस कर्व से सबसे पहले आपको मॉड एफ एक्स निकालना है, मीन्स मॉड वाई निकालना है। ये पहला स्टेप, पहला स्टेप हो गया था। अब हम सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप कहता है फिगर। तो क्योंकि हमको स्टैंडर्ड सर्किल का फिगर पता है तो हम आराम से ट्रेस कर लिए। तो ये स्टैंडर्ड सर्कल हो गया, आपको पता है ये चीज, सेंटर 0 0 रेडियस ए, ठीक है। अब मैंने कुछ और भी पॉइंट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो था सिमेट्रिसिटी। बोले थे कि x की जगह में माइनस एक्स रखो, y की जगह माइनस वाई रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट वैसा ही आपका क्या थर्ड क्वाड्रेंट, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट वैसा ही आपका कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर एक्स में इवन पावर है तो y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक, और y में अगर इवन पावर है तो x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक। मतलब ये जो है ये चारों क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिसिटी का यहाँ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है तो क्यों ना हम एक क्वाड्रेंट का निकाल करके 4 गुना कर दें। तो यही तो सिमेट्रिसिटी है, इसी का तो यूज करना है हम लोग को ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे चारों क्वाड्रेंट को नहीं निकालते हैं, सिमेट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 गुना कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। अब एक क्वाड्रेंट का निकालना है तो हमको पता है जिस क्वाड्रेंट में निकालना है वो क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री हमको पता है। तो बाउंड्री है y एक्सिस से लेकर के x डॉट डी, और y का मतलब होता है y एक्सिस का मतलब होता है x डॉट डी। तो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के a तक। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की है, रिक्वायर्ड एरिया थर्ड स्टेप फाइनल स्टेप, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स इसलिए किए क्योंकि हम एक क्वाड्रेंट का निकालना है 4 गुना करना है, तो 4 गुना हो गया 4 टाइम्स। इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के a तक, तो इंटीग्रेट 0 से a। और यही कर्व ना सर्किल का कर्व है, तो यहाँ से इस कर्व का मॉड एफ एक्स निकालेंगे। मॉड एफ एक्स मतलब मॉड वाई देखो, मॉड वाई dx हो गया। अब मॉड वाई की जगह में मॉड वाई का वैल्यू रखो, मॉड वाई का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये सीधा सीधी अब ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। कितना आसान। अब देखिए जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया तो हमको पता है कि इसको हम लोग इंडिफिनिट में बना चुके हैं, दिस इज द 9 स्पेशल इंटीग्रल। तो इसका डायरेक्ट हमको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से। जैसे ही हम लिमिट डालेंगे तो a डालेंगे तो देखो 0 आ रहा है, और यहाँ a डालेंगे तो हो जाएगा 1, मतलब साइन इनवर्स 1 पाई/2 तो हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर पाई/2। बाकी 0 डालेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब अल्टीमेटली एक ही टर्म बचा 1/2 a स्क्वायर पाई/2। देखो यहाँ से 2 into 2 4, ये 4 कैंसिल, बचा कितना पाई a का स्क्वायर, यहाँ पर दिख रहा है। और क्योंकि ये एरिया है इसलिए लास्ट में आंसर नहीं लिखेगा, लास्ट में लिखेगा स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेगा, स्क्वायर यूनिट। तो यही है किसी भी गिवन कर्व का एरिया निकालने का तरीका, एंड देयर इज ओनली 3 स्टेप्स। और अगर ये 3 स्टेप आपका सही है तो एरिया आपका 100% सही होता है, इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर? तो आप इस तरह से जो है किसी भी गिवन कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। और सर्किल ही मैंने इसलिए लिया क्योंकि सर्किल के बारे में, सर्किल का एरिया हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने सर्किल ही लिया ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि एरिया सही निकला है, क्योंकि आप जान रहे हैं एरिया क्या होता है और मेथड जो है इसका ये है और कैसे कैसे डील करते हैं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इलिप्स का एरिया कैसे निकालेंगे। अगर स्टैंडर्ड इलिप्स है तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उधर देख रहे हैं, कैमरा को मैं थोड़ा फेस कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब जो दूसरा सवाल आपके सामने दिख रहा है, आप देख रहे हो, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंडीशन दिया हुआ a ग्रेटर देन b। अगर वो नहीं भी दे, b ग्रेटर देन a दे, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिगर आप उस तरह से बना दीजिए। क्योंकि हम फिगर हॉरिजॉन्टल बनाया है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि a जो है b से बड़ा है। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं दिया हुआ है तो हमेशा ही लेना, अगर दिया हुआ है तब भी लेना। लेकिन अगर b ग्रेटर देन a दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, फिगर को वर्टिकल में बना देना। ये आपको पता है इसलिए आपको भूलने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए सेम टू सेम वी हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स, वी हैव टू क्रॉस ओवर द 3 स्टेप्स। हमको वो 3 स्टेप से गुजरना है तभी जाके हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहला स्टेप क्या है देख सकते हैं, ये गिवन कर्व है, यहां से इसको आपको क्या करना है, मॉड वाई निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर।
फिर यहाँ देखिए वाई स्क्वायर यूनिट कितना होगा, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से स्क्वायर रूट ले लीजिए तो यहाँ मॉड वाई, और यहाँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो बी बाई ए, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक नंबर का। चलिए ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप मॉड वाई निकालते हैं, निकाल दिए। मॉड वाई मतलब मॉड एफ एक्स। दूसरा स्टेप है फिगर अपोजिट, क्योंकि ये नॉन कर्व है, इसका फिगर कैसे ट्रेस करते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये क्या है, नॉन कर्व था, इलिप्स है, इलिप्स का ग्राफ ट्रेस कर लिए, ठीक है। इसमें भी देखो कर्व को देखने से ही पता चल जाता है कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, और चारों क्वाड्रेंट के हिसाब में भी सिमेट्रिक है। इसका मतलब अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें और उसका 4 टाइम्स कर दें तो मेरा पूरा का पूरा इलिप्स का एरिया काउंट हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी करें। यहाँ देखिए x बराबर 0, और हमको पता है ये जो वर्टेक्स होता है 1,0 है, इसका मतलब यहाँ जो एक लाइन होगा वो x इज इक्वल टू ये होगा। मतलब इतना तो पता चल गया कि इंटीग्रेट हमको 0 से लेकर के ये तक ही करना है, ठीक है, और 4 गुना करना है, ये हमको पता चल गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a मॉड y dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड y, हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। मॉड y जो है आपका b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x, मतलब जस्ट प्रीवियस पिछला वाला होता है। सेम टू सेम b बाई ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, और ये इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर वो 9 स्पेशल इंटीग्रल का यूज करके हम लोग लिमिट लगा दिए, और जैसे ही लिमिट निकाल इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके थे। पाई a स्क्वायर बाई 4 है, 4 4 कैंसिल, a कैंसिल, तो बचा कितना पाई a b, तो पाई a b स्क्वायर। आज के बाद से याद रखिएगा इलिप्स का जो एरिया होता है, अगर वो इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो उसका एरिया होता है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। जिस तरह से आप सर्किल का एरिया याद रखते हैं पाई ए का स्क्वायर, उसी तरह से आज के बाद आप इलिप्स का भी एरिया याद रखिए, और इलिप्स का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर? ये है आपका एक सिंपल सा 2 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन सर्किल का एरिया पता करो, और दूसरा क्वेश्चन इलिप्स का एरिया पता करो। इस तरह से आप गिवन कर्व का, कोई भी गिवन कर्व है वो जो भी रीजन आपका एक्वायर कर रहा है, बाउंडेड रीजन, उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान काम है। और ये आप फील कर रहे होंगे अरे इतना आसान एरिया, ये तो हम लोग जानते ही नहीं थे। सही बात है, जब आप पढ़ेंगे तब ना जानेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे। तो जब आप जान लिए कि एरिया ऐसे निकालते हैं तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ढेरों सारा एरिया का क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि एरिया का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में कुछ नए प्रॉब्लम्स, कुछ नए इंटरेस्टिंग कर्व्स लेकर के आएंगे जिसके द्वारा बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। So thank you guys for listening me carefully, and hope you guys you really enjoy the video, and I hope आपको मज़ा आ रहा होगा, आपका कोर्स भी आगे बढ़ रहा होगा। इस तरह से YouTube में मेरा वीडियो देखते रहिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये जो है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि अभी आपको डिप्लोमा लेवल या +2 लेवल का मैथमेटिक्स मिल रहा होगा देखने को, आगे चल करके आप BSc लेवल के मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं। अगर आप JEE वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका भी मैं क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा एज ए वीडियो लेक्चर। नेट वगैरह का जो एग्जाम होता है, BSc MSc का कंटेंट जो भी है, वो सारे के सारे मेरे यूट्यूब वीडियो में रहेंगे, लेकिन इसमें समय लगता है, इट विल टेक ए टाइम। सो वेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि उसको आप देख सकते हैं, और उसको आप उससे बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। लास्ट में देख सकते हो आंसर है आपका पाई ए बी।